जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ के सत्य संग में मैं शिवांग सत्य गुप्ता, मेरे साथ रवि शंडू हैं, मेरे साथ जमवाल साहब हैं। और जो ये अटकलें लग रही थी इवनिंग से ही कि सुबह पार्लियामेंट में कुछ JNK को लेके बड़े फैसले हो सकते हैं, उस पर विराम लग चुका है। और दोनों ही चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट की जा रही है वो किसके रिलेटेड है। रविश, जो चीज़ें सामने आई हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है, मिनिस्टर्स के रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आ रही हैं कि कितने दिन वो जेल में रहेंगे, कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, CM को कितने देर के बाद कुर्सी पे बैठने का राइट नहीं होगा। इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू द मिनिस्टर्स इन केस दे आर प्रेजेंट और दे आर हैविंग सम चार्जेस ऑफ। Corruption cases। हाँ, तो इसके बारे में आप इलेबोरेट कर ही दो ताकि हम नेक्स्ट पे चलें। कल जो लेजिस्लेटिव बिजनेस रहेगा लोकसभा में वो इस प्रकार रहेगा कि जो अमित शाह जी है, अमित शाह जी कल 3 बिल मूव करेंगे। एक जो बिल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, 132nd अमेंडमेंट बिल है वो। उसके बाद एक बिल है यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, तो यूनियन टेरिटरीज का गवर्नेंस जो है उसको भी चेंज करने का एक बिल है। और एक बिल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये 3 बिल अमित शाह जी लेकिन खुद जो ले- अमेंडमेंट है वो कोई मेजर अब अमेंडमेंट जो नहीं है एक्सेप्ट इसके हमारे कि पास जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं वो डिटेल्स इस प्रकार निकल के आ रही हैं कि अगर कोई मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इन दोनों में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी चेंज है और जो UT एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में भी चेंज है, वो ये है कि अगर कोई मंत्री या कोई चीफ मिनिस्टर किसी ऐसी उसके ऊपर कोई ऐसी आरोप लगते हैं कि जो 5 साल से ज़्यादा जिनकी सज़ा है, तो उसको विदिन 30 डेज अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब कार्रवाई पूरी होगी कानून की, उसके बाद वो दोबारा वापस आ सकता है, ऐसा। और ये मुझे लगता है जो केजरीवाल को लेके हुई थी डेवलपमेंट उसके रिलेटेड ही एक क्लैरिटी हुई बिल्कुल। होगी। ये क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी लिखा गया था तो ये मिसिंग रह गया था, ये किसी कारणवश ये उसमें एंटर करना रह और गया जो था। अभी अमित शाह जी का बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या लेजिस्लेचर जो होते हैं उनका एक जो छवि है पब्लिक में वही साफ़ होनी चाहिए और बड़ा उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए ये इंश्योर करने के लिए ऐसे प्रोविजंस की ज़रूरत थी जिसको कल पार्लियामेंट में लाया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर पर उनको वो भी क्या बोलते हैं उसको मेजॉरिटी उसको फेवर में डिसीजन भी दे। ऑब्वियसली वो तो है ही उनके पास। दूसरा जो JPC में लेके जाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जी अब जैसे ये एक JPC में जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विंटर सेशन इसकी साथ एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कमेटी। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी सबमिट करेगी और कुछ और फर्दर उसमें भी बिल्कुल कर आप सकती है। चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे जब 370 हटाया गया उस दिन जो बिल पेश करना था वो रिजर्वेशन एक्ट था, वो भी JPC में गया था। हम्म। तो उस दिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा बिल डाल के और वो एक साथ ही सबको पास करवा दिया था। अभी फिलहाल कल के लिए यही बड़ा हो रहा है प्रेजेंट है कि कि बिल एक प्रेजेंट हाँ बिल प्रेजेंट हो रहा है रिलेटेड टू दी जम्मू एंड कश्मीर। behavior of the ministers and how it is to be treated when they are having some criminal offense, चाहे वो एक्यूज किए गए हों चाहे वो ट्रायल में चल रहे हों, ट्रायल में बट उनको 30-31 दिन के अंदर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद वो अगर वो एक्यूट हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए इसमें कोई ऐसा जैसे अटकलें लगाई जा रही थी स्टेट मिल जाएगी, कोई कह रहा था 2 स्टेटें बन जाएंगी, कोई कुछ बात कर रहा था, ऐसा कोई कुछ लद्दाख उसमें की बात कर रहा था। हाँ तो ऐसा कुछ है नहीं है। अभी कल सुबह क्या हो जाए वो हम कह नहीं सकते, बट राइट प्रेजेंट जो पार्लियामेंट का जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो चीज़ें आई हैं या जो होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया वो तो यही कहता है। अब आगे चलते हैं। जो हमने कहा कि चाइना इंडिया के रिलेशनशिप्स को मैं देख रहा था तो राजा भैया हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, मैं देख रहा था कि जो प्रेजेंट हमारी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं 70 साल 75-80 साल पहले भारत के बॉर्डर्स भी बदले गए, ठीक है ना। नई बॉर्डर लाइन आ गई, पाकिस्तान की क्रिएशन हो गई, फिर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल आ गई, ठीक है ना। फिर चाइना के साथ हुआ तो लाइन ऑफ हमारा एक्चुअल कंट्रोल आ गई, ठीक है। जी कंट्रोल आई कि हमने अब लड़ाई नहीं करनी है, हम इसके ऊपर बैठेंगे और उसके बाद 60-70 साल के दौरों निकल गया, डेवलपमेंट्स भी हुई, बीच में पाकिस्तान ने फिर गलतियाँ की, एक्साइटमेंट में आके वॉर भी की, करगिल लास्ट हुई, अब प्रेजेंटली ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इस टाइम एक्टिव है।
इन सब के बीच में चाइना का भारत के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करना एक इंडिकेशन की तरफ जा रहा है। आम लोगों में ये बात जो है वो नहीं है। आम लोगों को लगता है कि हमारा नेबर जो है वो हमारा दुश्मन ही होना चाहिए दोस्त या नहीं होना ये चाहिए। बना दिया गया है। जी एक्चुअल में चाइना भी हमारे साथ एनिमिटी करी उसने, पाकिस्तान तो कर ही रहा है एज अ कंट्री। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है वो इसी माइंडसेट की है। लेकिन जो जो चाइना में हमने देखा कंटिन्यूस शी जिनपिंग जी की जो सरकार चली, काफ़ी लंबा समय हो गया उनको चाइना का हेड करते हुए, और रशिया में पुतिन जी की सरकार चल रही है। और अगर हम कहें गवर्नेंस की बात, तो 2-3 कंट्रीज़ को यूएई में छोड़ दें, मोस्टली कंट्रीज़ में स्टेबल रिजीम्स ही हैं। है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मेरा कहने का मैं ये चाहता हूँ कहना कि अब जो फ्यूचर है ना वो है नई नई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने का। तो मैं ये देख रहा था रवीश, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है आम लोगों के बीच में लाने वाला हूँ। ऐसे तो वो बनी हुई है 1991 की, लेकिन चर्चा में नहीं आती चर्चा में है। नहीं, चर्चा आवाम को में उसकी मूवी knowledge कौन सी नहीं हिट हो रही है, ट्रेंड क्या कर रहा है, रीलें क्या चल रही रीलें क्या हैं। चल रही लेकिन हैं। अब खुशी की बात यह है कि लोग अब उन चीज़ों पे भी बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं जियो पॉलिटिकल, कि ग्लोब में पॉलिटिक्स का क्या होने वाला है, क्योंकि असर तो डालती है ना। अगर पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो उसका कारण क्या है, जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स। अगर रिसोर्सेज महंगे हो रहे हैं, आम आदमी के लिए दिक्कतें पैदा हो चुकी हैं, और एक जिसको बोलते हैं ना एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का, तो उसका एक इफ़ेक्ट आम आदमी को पड़ता है। आज हमें सोचना है 800 करोड़ लोगों की पूरी पॉपुलेशन के बारे में, और सबसे पहले उनके जो नेचुरल डिवीजन्स हुए हैं। तो मैं नेचुरल डिवीज़न देख रहा था, उसमें ये मैंने देखा कि इंडिया के साथ चाइना कनेक्ट करता है, पाकिस्तान कनेक्ट करता है, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सारे ये पूरे का पूरा हमारा एक एरिया, सूडान तक नीचे चला जाता है, कनेक्ट इजिप्ट आ जाता है, पूरा पूरा एरिया। इधर से श्रीलंका, मालदीव्स, उधर से थाईलैंड, उधर से हमारा नीचे वाला सारा एरिया, नॉर्थ ईस्ट के सब इकट्ठा होता जाता है। तो मैं जब ये देख रहा था मैंने कहा यार रीथिंक क्यों नहीं करते हम लोग। बिल्कुल 70-80 साल पहले हमारी बाउंड्रीज लगभग हमने सेटल कर ही ली, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना ही ली बना दी थी। है ना। और जब हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना ली है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा डिस्प्यूट है, क्योंकि उसने हमारी टेरिटरी को इन्वेड किया और उसके बीच में से उसने इंक्रोच करके अभी उसको होल्ड किया, और हम उसको कह रहे हैं हम खाली कराएंगे, टाइम एंड डिसीजन भारत खुद लेगा। बिल्कुल वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है फिर, वंस इंडिया हैज़ टेकन POJK, फिर क्या करेंगे। फिर अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो उसको डैमेज होगा, उसको नुकसान होगा। जैसे यूक्रेन ने नहीं समझा तो नुकसान किया अपना। बिल्कुल। और आज भी यूक्रेन ही जो है वो बैकफुट पे जाना पड़ रहा है उसको, कोई गलत पॉइंट पे था। इसी तरह भारत के सामने पाकिस्तान गलत पॉइंट पे ही रहेगा अगर वो पाकिस्तान भारत के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। एज्यूम करते हैं कि हमने POJK भी ले लिया, वापस ले लिया, और जम्मू कश्मीर जैसा हमें मिला था वैसा हो गया। बिल्कुल। अब जो चाइना को पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से एरिया दे दिया एक्साई चीन का, बिल्कुल चाइना को दिया ना उसने अपनी मर्जी से, वो हमारा था और वो उसका था भी नहीं, और चाइना ने खुशी खुशी ले लिया। और उसके बदले में चाइना ने कितना कुछ दिया पाकिस्तान को, जितना पाकिस्तान ने दिया उससे बहुत ज़्यादा चाइना उसको वापस कर चुका है। लेकिन ये चीज़ें तब थी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब आप बात नहीं कर सकते थे। जैसे आज शाम को ऐसे लग रहा था कि सुबह पता नहीं क्या हो जाएगा पार्लियामेंट में। टेक्नोलॉजी ने 15 मिनट में क्लियर कर दिया, वेबसाइट पे गए, पता लगा, और सारा मसला लोगों के मन में नहीं तो पूरी रात ये चलता रहना था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला। इसी तरह टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, अब टेक्नोलॉजी अब और ज़्यादा काम कर रही है। वो हमें स्कोप दे रही है ग्लोबल मैप्स को देखने का, कंट्रीज़ को देखने का। हम देख पा रहे हैं कि यार चाइना तो हमारे पास ही है, अगर रोड निकाली जाए तो हम चाइना बाय रोड जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम घोड़ों पे ऊँटों पे जा सकते थे रवीश, तो हम तो गाड़ी में भी जा सकते हैं, और चाइना से रशिया भी जा सकते हैं, बिल्कुल। फिर वहाँ से नॉर्थ कोरिया भी जा सकते हैं, बिल्कुल, साउथ कोरिया भी जा सकते हैं, जापान भी जा सकते हैं, और इधर से हम जाते जाते पूरे अरब में जा सकते हैं, अफगानिस्तान के थ्रू नहीं जा सकते। तो अगर हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं और वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो वाई नॉट टू ट्रैवल फॉर बेटरमेंट ऑफ ईच अदर, वाई नॉट टू एक्सचेंज थिंग्स, वाई नॉट टू एक्सप्लोर, कि हम लोग मिलजुल के अपने एरियाज को डिफाइन करके, रीडिफाइन करके कॉमन इंटरेस्ट के साथ काम करें। क्या बोलते हो रवीश आप इसके बारे में, क्या ये सोचा नहीं जा सकता? बिल्कुल। देखिए, अगर इसकी हम देखें, इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, इसी बार टाइम से ना 8-9 दिन पहले हुआ। वो तो अभी हुआ जब मैं तो ठोकूंगा। मैं अर्थ न्यूज़ के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, हम ऐसे ही चर्चा करते हैं। हमारा मकसद होता है कि एक होती है लैंग्वेज जो आम आदमी को समझ में नहीं आती,
ऐसे तो आम आदमी सियाने होते हैं, एक लैंग्वेज होती है जो आम आदमी को समझ में आती है। हम ऐसी बात कर रहे थे क्यों नहीं भारत और चाइना आपस में रिव्यू करते हैं, बिकॉज भारत को चाइना ने टेररिज्म नहीं दिया, ठीक है जी, ना ही डायरेक्टली कोई सपोर्ट किया। चाइना सपोर्ट आती रही थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना ने अपना कोऑर्डियल रिलेशन बनाया, भारत के साथ वो नहीं बना पाया। रीज़न प्रोवोकेशन का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं कि एक एग्जांपल दी मैंने कि जो अमेरिका है, जब पर्ल हार्बर हुआ उसने जापान पे एटम बम मारा, एक बार नहीं 2 बार मारा। उसके बाद फिर से अमेरिका आज की डेट में जापान की गवर्नमेंट उसको उसके लिए अक्यूज़ नहीं करती हैं, एंड दे आर अगेन वर्किंग टुगेदर। तो जब 70 साल के पहले लोगों को अगर वापस लाया जाए जिनकी जान गई थी, वो तो अमेरिका को माफ़ नहीं करेंगे, नहीं ना माफ़ करेंगे। लेकिन अब क्या चेंज होगी, इसका मतलब समय के साथ आपको आगे बढ़ना है और फ्यूचर देखना है। आज जापान ये नहीं कह सकता कि अमेरिकन को हमने मार के ही दम लेना है, और अमेरिका ये नहीं कह सकता कि जापान ने पर्ल हार्बर में मारा था अब हमने इसको शांति करना है। हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट होती है, कंट्री फर्स्ट होती है, प्रायोरिटीज़ होती हैं। हमने कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ना है और कोलैबोरेशन की तरफ जाना है। ये कोई हिपोथेटिकल बात नहीं है, और ये हो रही है, और यही हुआ। अगर हम विजडम को आगे लेके चलें, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो नेचुरली एक दूसरे से आज पूरा यूरोप डेट रिडन है, रशिया नहीं है। हम पहले इकोनॉमी की बात करें, फिर अभी तेरे को मैं कमेंट में लूँगा। रशिया में 16% ही डेट टू रेशो है जीडीपी, और तभी वो फ्री है। अमेरिका एशिया से बहुत दूर है, बीच में बहुत बड़ा समुंदर है, 24 घंटे की फ्लाइट लेके इंडिया वहाँ पर पहुँचता है। जो नियरेस्ट बॉर्डर भी होगा एशिया का अमेरिका के साथ, वो भी ट्रैवल करके ही पहुँचेंगे हम। लेकिन एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो तो एकदम एक दूसरे के पास पास हैं। बाय रोड अगर हम गाड़ी लें तो मुझे लगता है हमें लंदन भी पहुँच जाते हैं, पूरा यूरोप खंगाल लेते हैं। एशिया और यूरोप का जो हमारा अपना कनेक्टिविटी है, ये एक बड़ा ही पॉसिबल इंट्रैक्शन हो सकता है। यूरोपियन यूनियन का एक्सपेरिमेंट हुआ, फेल नहीं हुआ, हम उसको कह सकते हैं। आज ये कंट्रीज़, ये वो लोग थे जो अकेले अकेले लड़ चुके हैं आपस में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये छोटी छोटी कंट्री आपस में लड़ चुकी हैं, और इन्होंने डिसाइड किया कि फ़ायदा कोई नहीं हुआ। यूरो बनाते हैं, बड़ी करेंसी बनाते हैं, ट्रेड करते हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका आइसोलेटेड है, इसमें इसका पार्ट भी है और आइसोलेटेड भी है। कहता है बेशक यूरोपियन यूनियन है, बट जो मेरा प्रेशर रहेगा इकोनॉमी में वो डॉलर का रहेगा। तो डॉलर को उसने एक सेंट्रलाइज करेंसी बना के अपने आप को सुपर इम्पोज किया हुआ सिस्टम के ऊपर। हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम लेट एक्स करते हैं, एक्स करते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ कहती हैं जो हमारी लैंड जहाँ जहाँ हमारा रोड जा रहा है वहाँ पे हम लोग आपस में कोलैबोरेशंस करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन आसान हो जाएगा, कल्चर का इंट्रैक्शन होगा, इंसान को पता लगेगा यार ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी हमारी तरह ही हैं। खाने पीने का फ़र्क हो सकता है, नहीं भी हमारी तरह, बट हैं तो इंसान ही है ना, सिर पे सिंह तो लगे नहीं है किसी के। फैमिलीज वो भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। तो ये जो इंट्रैक्शन होगा, हम बियॉन्ड द अर्थ एक्सप्लोर करेंगे। हम दुनिया को ऐसा नहीं महसूस करेंगे जो आज से 70-100 साल पहला इंसान सोचता था कि हम कलर वाइट है तो हम लोग इंसान भगवान के बच्चे हैं, ये ब्लैक हैं तो ये जानवर है। जो जुल्म किया गया साउथ अफ्रीका के साथ, इंडियन लोगों के साथ, वो एक चंद लोग हैं जिनका माइंड ऐसा है। जब पूरा ग्लोब टेक्नोलॉजी से जोड़ चुका है, वो कहता है यार हर कलर का क्रीड का आदमी ह्यूमन है, बेसिक हम ह्यूमन है। हम लोग फैमिली बनाते हैं, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, हम ऐड ऑन टू दी नेचर करते हैं, तभी पॉपुलेशन 800 बिलियन हुई। अब तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं कि अगर मोबाइल बनता है अमेरिका में, यूज़ होता है भारत में, भारत में कोई चीज़ बनती है यूज़ होती है चाइना में, चाइना से बनती है, इससे अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हो रहा है? ह्यूमैनिटी को। ईज़ ऑफ लाइफ तो पूरी ह्यूमैनिटी की बन रही है ना। लेकिन इसके बनने के बाद भी शायद कुछ वो वायरस वॉर के है ना, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जब यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि हम आपस में इकट्ठे रहेंगे, और 30 साल के बाद उसमें से ब्रिटेन निकल गया अपने रीज़न की वजह से। इसके बड़े फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन नहीं होना भी फैक्टर होता है, नॉलेज नहीं होना भी फैक्टर होता है। तो हम ये सोच रहे थे जब ये चर्चा शुरू की कि क्यों नहीं एशियन कंट्रीज़ जो हैं विजिबली वो आपस में एक रिश्ता बनाए और आगे बढ़े, और ये पॉसिबल था। तो मैं ऐसे नेट खंगाल रहा था तो रविश मुझे मिल गया एशियन हाईवे नेटवर्क। मैंने सोचा हिपोथेटिकल है क्योंकि हमारा आम आदमी कहाँ देखता, तो एशियन हाईवे नेटवर्क जब मिला तो उसके ऊपर मैंने देखा तो काम भी शुरू हो गया है, और ये जो काम है ये चल रहा है। 20 साल के बाद उसमें से ब्रिटेन निकल गया अपने रीज़न की वजह से। इसके बड़े फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन नहीं होना भी फैक्टर होता है, नॉलेज नहीं होना भी फैक्टर होता है। तो हम ये सोच रहे थे जब ये चर्चा शुरू की कि क्यों नहीं एशियन कंट्रीज़ जो हैं विजिबली वो आपस में एक रिश्ता बनाए और आगे बढ़े, और ये पॉसिबल था। तो मैं ऐसे नेट खंगाल रहा था तो रविश मुझे मिल गया एशियन हाईवे नेटवर्क। मैंने सोचा हिपोथेटिकल है क्योंकि हमारा आम आदमी कहाँ देखता, तो एशियन हाईवे नेटवर्क जब मिला तो उसके ऊपर मैंने देखा तो काम भी शुरू हो गया है, और ये जो काम है ये चल रहा है।
और पीवी नरसिम्हा राव ने इसके साथ इंडिया को अलाइन करने के लिए अलग लेवल पे काम किया। और जैसे जैसे मैं इसको देखता गया मुझे पता लगा इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, कोरिया, सिंगापुर, ये जितनी भी है ना, ये सब लोग आपस में एक रोड पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है एशियन हाईवे नेटवर्क। ये पॉज लेके मैं बता रहा हूं। और उसके साथ इंडिया के अंदर एक पॉलिसी लाई गई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो पहले थी लुक एट ईस्ट पॉलिसी। तो जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार जो हम यहाँ पे कॉमन सेंस से सोच रहे हैं वो एक्चुअल में सोचा जा चुका है, अब वो इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पहले मैं देख रहा था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार के पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी 91 में, जो पीवी नरसिम्हा राव ने कैरी थिंक अपॉन की टू बी रेलेवेंट इन द एशिया। इंडिया एक बड़ी जगह है, बड़ी कंट्री है, बड़ा रिसोर्स है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी कंटिन्यू किया और मनमोहन, लेकिन जो स्विफ्टली चेंज किया वो किया प्रेजेंट मोदी सरकार ने। उन्होंने कहा कि हम इसको लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और सुषमा स्वराज जी ने भी इसमें काम शाम किया और वर्कआउट किया। ये सारी बातें मैंने भी इसमें क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि ग्राउंड पे अब ये चीज़ें दिखना शुरू हो गई हैं। अब हमारे को क्या देखना है सिर्फ कि जब हमारी एक हम कनेक्टिविटी के ऊपर एक आपस में कंसेंसस बना चुके हैं, तो कनेक्टिविटी तो पहला रास्ता है ना कोलैबोरेशन का, और फंडिंग भी की जा रही है, एशियन बैंक्स आ गए हैं। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारी डिपेंडेंसी है ना दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ, तो अमेरिका को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिका ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया पिछले 24 घंटों में। अगर हम देखें तो अमेरिका का रोल जो है ना थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। जिस तरीके से जेलेंस्की के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की, ही ट्राइड हिमसेल्फ बेस्ट कि भाई किसी तरीके से मैं अमेरिकन थॉट प्रोसेस को साइड पे रख के और कोशिश करूं कि यूक्रेन वॉर जो है वो इस तरफ चली जाए और पुतिन जी भी एग्री करें। और उस पूरे के बीच में मैं देख रहा था जैसे होता ना कि कुछ करना है, किसी तरीके से यूक्रेन वार रोकनी है। हम इसको ये समझ रहे हैं कि अमेरिका इस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंटली बिहेव करेगा ना अगर, और बाकी कंट्रीज़ को भी प्रॉस्परस होने देगा जो हो रही है नेचुरली, तो अमेरिका अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाएगा। नहीं तो जिस तरीके से रिजेंटमेंट पैदा हो रही है ना अमेरिकन पॉलिसीज और अमेरिकन थिंकर्स के खिलाफ, ये चीज़ अमेरिका मेंटेन नहीं कर पाएगा। जैसे होता ना कि उसने सबको अपना एनिमी बनाने की कोशिश की, तेरे जहाज़, तेरे डॉलर, तेरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो सब जो है सब एक जगह धरी रह जाएगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इंट्रैक्शन कर रही है। रशिया इज़ नॉट यूजिंग योर टेक्नोलॉजी, चाइना इज़ नॉट यूजिंग योर टेक्नोलॉजी। भारत भी इसी लाइन पे चलना शुरू हो गया कि हम आत्म निर्भर होंगे। तो अगर ये 300-400 करोड़ लोग अमेरिकन टेक्नोलॉजी को डिफाई कर देंगे तो अमेरिका की सुप्रीमेसी रहेगी नहीं। आज तक की जो रेलेवेंस है अमेरिका की वो है कि ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, जिसको हम जो चाइना को नहीं बोल सकते। उसके बाद अमेरिका है, के बाद इंडिया आता है। तो अमेरिका की रेलेवेंस है ह्यूमन फर्स्ट, अमेरिका की रेलेवेंस है डेमोक्रेटिक सेटअप। और अगर अमेरिका उसको भी लूज़ कर देता है, जिस तरीके से अमेरिका चल रहा है, ला रहे हैं ना वो एक एक्सट्रीम तरीके का बिहेवियर कि भाई मैंने किसी तरीके से बताना है कि भाई डॉलर मेरा मेंटेन रहे, तू पेट्रोल मत खरीद, मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं ये सब चीज़ें जो है अमेरिकन थॉट प्रोसेस को सूट नहीं करती हैं। जवाब इसका क्या हो रहा है कि जो इंडिया का इंट्रैक्शन चाइना के साथ, रशिया के साथ तो पहले ही है, जापान के साथ भी हम न्यूट्रल हैं, अच्छी तरह काम करते हैं। ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे यूएई के अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इजराइल प्लेस किया गया, एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात कर रहा हूँ, कई लोगों को नहीं पसंद आएगी। जो यूरोपियन यूनियन में 2 दिन पहले का आप एक वो लेक्चर सुनेंगे प्रोफेसर का, उसने क्या कहा कि अमेरिका ने इंटेंशनली इजराइल को रखा है इस जगह पे टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, इंटेंशनली इट वाज डन। और नेतन्याहू जो है वो चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ झगड़ा करे। हमें इसके ऊपर भी डिस्कस करना पड़ेगा। अगर इजराइल को यहाँ प्लेस किया गया है और ये रिलीजियस और फेथ का कन्फ्लिक्ट है, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, मतलब ये कोई राजनीतिक कन्फ्लिक्ट नहीं है,
ये कॉन्फ्लिक्ट को हमें मानना पड़ेगा, ये फेथ का कॉन्फ्लिक्ट है। फेथ के कॉन्फ्लिक्ट को आप लॉजिक के साथ हैंडल ही नहीं कर सकते हो, ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। और फिर वो पॉलिटिकल भी बन जाता है और वो जियोपॉलिटिकल भी बन जाता है। प्रैक्टिकली वो फेथ का है कि मैं कैसे पूजा करूंगा, तुम कैसे पूजा करोगे, मैं मरने के बाद क्या करूंगा, तुम क्या करोगे, मेरा विश्वास है कि दफनाया जाएगा, तुम्हारा विश्वास है जलाया जाएगा। इसको कभी भी कॉन्फ्लिक्ट बना ही नहीं सकते हम, इसको एक्सेप्ट करना है। और बढ़ना किस तरफ है? पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है कि किसी कंट्री के पास रेत है, अगर पेट्रोल नहीं निकलता, और अगर निकल जाता और अमेरिका ने उसका कंजम्पशन का मॉडल ही नहीं बनाया होता अमेरिकन ने मेहनत करके, तो यूएई को क्या ही बेनिफिट मिलता? बताओ मुझे रविश, मिलता कोई बेनिफिट? नहीं मिलता। अगर गाड़ियाँ नहीं बनी होती, इंजन्स नहीं बने होते, तो पेट्रोल को आपने या पेट्रोलियम को क्या करना था? अगर रिफाइनरीज नहीं बनी होती, ये तो यूएई ने नहीं बनाई, यूएई को तो मिला खाली नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम। ये बनाया किसने? ह्यूमैनिटी जो बैठी थी अमेरिका में, कंज्यूम उन्होंने कहा किया इधर, तो दोनों को बेनिफिट हुआ। इट मीन्स कि जब इंसान पूरे ग्लोब में कहीं पे बैठा हो, वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी करे, उसकी एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी है। और वो तब तक पॉसिबल है जब तक इंसान ह्यूमैनिटी के लिए काम, जबकि वो फेथ ले आए बीच में कि मैंने अपने ही कास्ट क्रीड कलर वाले को देना है, मैंने अपने ही रिलीजन को मानने वालों को देना है, तो वो पॉलिटिकल बात हो गई। तो आज की पोजीशन ये है कि जो इजराइल का और यूएई के बीच के अपने डिफरेंसेस हैं ना, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो फेथ के हैं, विश्वास के हैं कि मेरी पद्धति अलग है, मेरा टेंपल यहाँ होना चाहिए था, हम ऐसे। फिर जब वो उधर से चलना शुरू होता है डिफरेंसेस, फिर हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है, फिर वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए पावर भी इकट्ठी करते हैं। आर्गूमेंट में हम बहस करते करते, तर्क देते देते मारना भी शुरू कर देते हैं, और जब मारना शुरू हो गए फिर हथियार भी चाहिए। जब आपने डिसाइड किया, और बेस क्या है? फेथ। तो मेरा ये आज का पॉइंट था कि फेथ जो है वो शुड नॉट बी द रीजन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेक्शंस, इट शुड बी आइसोलेटेड एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स ग्लोबली नाउ, और वो नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें तो यूएई से हम ये लेसन ले सकते हैं। यूएई ने अपने आप को ओपन अप किया, दुबई ने किया, अबू धाबी कर रही है, सभी कर रहे हैं। वो फेथ को रीजन टू गिव सिटीजनशिप वगैरह की तरफ अभी आहिस्ता आहिस्ता 10 साल का वीज़ा दिया है। हो सकता है आने वाले समय में वो बोलेंगे भी ठीक है, मंदिर अभी बना ना, और ग्रो कर रहे हैं। भारत तो पहले से इस पर चलता है। तो चाइना जो है वो फेथ को लेके वो टोटली ज़ीरो है, वो कहता है जी अथीस्ट तरीके से चल रहे हैं वो, हालांकि अथीस्ट नहीं है, ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं और क्या बोलते हैं इसको, बुद्धिस्ट है, कन्फ्यूशियस भी है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि उन्होंने फेथ को कहा इट इज़ अवर पर्सनल डोमेन, और हमारा पब्लिक लाइफ में क्या है? पॉलिटिकल थॉट क्या है हमारा। और पॉलिटिकल थॉट अगर हम बात करें तो ये सारी कंट्रीज जो हैं रोड बना के, जिस तरीके से मैं देख रहा था एशियन हाईवे बन रहा है, इस तरीके से इंट्रैक्शनें बढ़ाएं और एक रीडिफाइन करें पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ को। तो जो एक्सपेरिमेंट यूरोप ने किया, और उसमें उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की रशिया को, तो डिस्कशन करनी चाहिए भैया, हमारी जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी हैं, हम फर्दर एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर मेरे में रिसोर्स की कोई कमी होगी, मिलजुल के हम कॉमन फैक्टर लगा के उसको पुश करेंगे और एक दूसरे के साथ हम लग के होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, तो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। तो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? उससे बेनिफिट होगा ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी प्रॉस्परस करेगी, नई नई खोजें आएंगी, नए नए तरीके आएंगे। अभी मोटरेबल रोड्स की वजह से, जहाज़ों की वजह से हम पूरे ग्लोब को देख पाए, नहीं तो इमेजिनेशन वर्ल्ड था, है ना। समुद्र के पार जाएंगे तो हमारा धर्म बदल जाएगा। अमेरिकन सोचते थे कि यहाँ पे पता नहीं कौन से लोग रहते हैं। आज अमेरिकन जो पहली बार आए उनको लगा रेड है जी, ब्लैक है, आज उनको लगा ये पार्ट ऑफ लाइफ है, एक्सेप्टेबिलिटी है ना। तो जो पॉलिटिकल लोग पीछे रह चुके हैं थॉट प्रोसेस में, उनको आगे लाने के बाद उनको ये एजुकेट करना पड़ेगा कि अब हमारी जो इंटरेक्शन है पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ, वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग बियॉन्ड दिस अर्थ इज एग्जिस्टिंग, वो स्पिरिचुअलिटी है उसको अलग रखेंगे, बट फॉर लिविंग टुगेदर हमारा फूड, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे एक दूसरे को सपोर्ट करना, इट शुड बी डिबेटेड, इट शुड बी डिस्कस्ड। और जितने भी हमारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर इशू, तो अब था ही नहीं, रहा ही नहीं, वो तो सॉल्व हो चुका है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इट शुड बी टेकन एज अ ह्यूमैनिटेरियन
थिंक, इंस्टेड ऑफ कि ये एक कंट्री के साथ एक जोश आ जाए। जैसे हम लड़ाते हैं ना, कुश्ती देख के खुश होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है ना। मुर्गों की जंग कराते हैं, खुश होते हैं, एक्साइट होते हैं। बेड़ों की जंग कराते हैं, होते हैं ना एक्साइट, कराते हैं ना जंगें। डॉग्स फाइट होती हैं, जंग कराते हैं। कुश्तियाँ तो हमने अभी मैंने से बात की, अभी गेम्स के तौर पे ओलंपिक्स में बॉक्सिंग भी कराएंगे, बट एनिमिटी नहीं ना होती। तो वो जो माइंड सेट है ना कि टू सी पीपल फाइटिंग, इट शुड नॉट बिकम दी ट्रेंड कि हम जंगे देखें, मिसाइल मार दी, ये हो गया, वो हो गया, तोड़ दिया, मार दिया। ये ओल्ड स्कूल ट्रेंड्स हैं। जो मॉडर्न ट्रेंड है ना, वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और उसमें हमें प्रोपेगेंडा भी करना, बात भी करनी है कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जो हम लोग यहाँ से ट्रैवल करके रशिया पहुँच सकते हैं बाय रोड। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स भी हैं, जहाज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर चाइना में हमारे को 600 किलोमीटर की ट्रेन बन चुकी है, व्हाई नॉट दैट ट्रेन कम्स टू दिल्ली, व्हाई नॉट दैट ट्रेन गोज़ टू सेंट्रल यूरोप, व्हाई नॉट दैट ट्रेन गोज़ टू रशिया। एंड क्यों नहीं हम सारे एक तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेट करना पड़ेगा। और वो एजुकेशन मुझे लगता है भारत लीड ले रहा है। मोदी जी जो है वो इसी तरह बढ़ रहे हैं। मोदी जी इंट्रैक्शंस करें। मोदी जी तो पाकिस्तान के पास भी गए थे बात करने कि बैठ सेटल करते, लेकिन उसने बाद में पठानकोट दे दिया। वाजपेयी गए, उन्होंने हमें कारगिल दे दिया। अब हमने अपना घर सुधारने के लिए कोशिश की, उन्होंने पहलगाम कर दिया। लेकिन जब लोग पाकिस्तान के हम जैसे लोगों को सुनेंगे और अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालेंगे, तो जो ये चाइना ने चेंज किया ना, मुझे लगता है ये प्रेशर चाइना की गवर्नमेंट पे, चाइना के व्यापारियों ने डाला है कि आपको पाकिस्तान के रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड स्टैंड बदलना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान में उनके मारा काटा गया, मरे ना चाइनीज़ लोग वहाँ पे, वो प्रेशर वहाँ से आया कि इंडिया हमें बिजनेस दे रहा है, वो हमारे लोगों को मार रहा है, तो आप इंडिया के साथ न्यूट्रल हो जाओ। और जहाँ तक सवाल आज मुझे जो डर लग रहा है ना अरविश, माई फियर इज़ फ्रॉम अमेरिका। क्योंकि हर जगह से ना अमेरिका इस टाइम लूज़ कर रहा है, और वो इतना पावरफुल है, उसकी एजेंसीज के इतने डीप रूट्स हैं कि किसी बड़े कन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड में, खुद को रेलिवेंट बनाने के लिए। और अगर अमेरिका ऐसी गलती आज करता है ना, तो ह्यूमैनिटी उसको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि लॉस तो उसको बहुत बुरा होगा। और अगर आज अमेरिका सोचे समझे, अमेरिकन थिंकर्स बैठे कि भाई ये ग्लोब जो है पूरी तरह प्रॉस्परस हो रहा है, हमारी मदद के बगैर ही हो रहा है, हमारी सैंक्शनों के साथ भी हो रहा है, तो हमें अपने घर को सीधा करना चाहिए। 30 करोड़ लोग और जितनी लैंड हमें ईश्वर ने दी है, उसके साथ हम और मेहनत करें, प्रॉस्परस करें और ग्लोब के साथ इंटरेक्शन करें, बजाय इसको ग्लोब को रोक के रखें, बजाय इसको कि हम यूएई को डिस्टर्ब करने के लिए इसराइल के साथ जाएं, बजाय इसको कि हम फेथ को पकड़ें, बजाय इसको हम किसी डिफरेंस को पकड़ें। हम किसको पकड़ें? जो हमारा रोल है। पावरफुल होने का मतलब होता है कि उस एरिया में पीस रहेगा, बट तू नहीं एक्सप्लॉइट करेगा ना। पुरानी वाली कहानी नहीं, राजा भैया जैसे चलती थी कि राक्षस एक है, मुझे एक दे दो बेड़, बाकी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो है तो राक्षस है ना। बिल्कुल वैसा राक्षस जिन्हों बने अमेरिका। अमेरिका को अपने लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, रहने के लिए लैंड भी बहुत है, टेक्नोलॉजी ने उनको दे भी सब कुछ दिया। अब वो बाहर वाले लोगों के साथ इंटरेक्शंस करे, शेयरिंग करे, और उनसे भी ले, उनको भी दे, और ये एक्सेप्ट करे कि मुझे अक्रॉस द टेबल बराबर बैठना पड़ेगा। ना मैं किसी को नीचे बढ़ा सकता हूँ, ना मैं किसी को नीचे गिरा सकता हूँ, मुझे भी बराबर होना पड़ेगा। और अगर ये वो मान लेता है, तो मुझे पूरा विश्वास है पूरा ग्लोब जो है ना वर्ल्ड वार की तरफ ध्यान खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर पीछे चली जाएगी। और फिर रेस क्या होगी, जब कोई बच्चा मास्को का इंडिया आके देखेगा, यार यहाँ तो अलग ही दुनिया है, बड़ा मज़ा आता है, यहाँ तो वार्म है, यहाँ तो गर्मी है, वहाँ ठंड में 6 महीने ऐसी होती है। कोई बंदा ऐसा होगा जिसके 6 महीने रात ही होती है, शाम के सोने के टाइम पे सूरज निकला होता है, बोलेगा यार ये भी जगह अच्छी है, हमारे यहाँ से लोग जाए। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज विद इंटरेक्शंस। तो उसकी तरफ मुझे लगता है जो स्टेप है वो 8-10 दिन पहले इंडिया चाइना ने अपने आप को अंडर स्टेज सर्कमस्टांसिस लिया है। और 3 सेंक्शन आज खत्म की ना इंडिया चाइना ने, 3 सेंक्शन खत्म हुई हैं। मेन हुआ है कि जो 3 ट्रेड पॉइंट्स को अलाउ कर दिया गया है कि जो ब्लॉक थी काफ़ी सालों से, करीबन 10 साल से, तो वो ट्रेड पॉइंट्स 3 खोले गए हैं। और अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट भी आया है कि जिसमें काफ़ी ऐसा संभावना जताई जा रही है कि जो बातचीत हुई है, जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे चाइना के, वो बातचीत काफ़ी पॉजिटिव लेवल पे चली है। और उसमें उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हमें एक दूसरे की संवेदनाएं समझनी है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट हो या किसी भी और तरीके का डिस्प्यूट हो, हमने एक दूसरे को समझ के ही आगे बढ़ना है। अब देखिए, अब मुद्दे पे आता हूँ मेन, जो आप कह रहे थे कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि चाइना के साथ तो हम कुछ कर ले,
अभी तक बेसिकली अमेरिकन प्रेशर के कारण सब कुछ हो रहा था, हम चाइना से जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट कॉमन थे। तो अब होता ये है कि जियोपॉलिटिक्स का मज़ा ही यही है, या इसको समझने का मज़ा ही यही है कि ओवरलैपिंग इंटरेस्ट होते हैं। कि आप देखिए, अब जो हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम करते हैं, प्रॉस्पेरिटी आए इस इलाके में, और हम एक जो यूरोपियन टाइप सिस्टम बनाए, क्योंकि इतने सारे यूरोपियन नहीं, भारत टाइप, हाँ, कम देश, हम आपस में खुले होके हम काम करें, ट्रेड करें, टूरिज्म बढ़ाए, सब कुछ अच्छे से, कनेक्टिविटी बढ़ाए, हर चीज़ को हम अच्छे से करें। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अगर एक देश आपके सामने ऐसा खड़ा है, एक देश इस तरीके का खड़ा है कि जिसका मेन मकसद ही, जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही ये कहता है कि जी 2 नेशन थ्योरी का भी फेथ पे चलता हाँ है, जी, वो जो अभी अधूरा काम है, हम वो काम करना पूरा पसंद करेंगे। तो वो लोग ऐसे हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वो देश ऐसा है कि वो कहता है जी मुझे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ गजवाए हिंद करना है। कि जिस तरीके से वो फेथ एक्सट्रीमिज्म, वो डोप्ड है टोटली। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, अब पॉइंट ये है कि अब इसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिका भी वो नहीं चाहता है, जो चीज पाकिस्तान चाहता है वो अमेरिका भी नहीं चाहता। क्या पता अमेरिका को एक लॉबी हो। लेकिन डिफेंस अब देखिए क्या है, अमेरिका का मेन कंसर्न है रशिया को बैलेंस करना। क्यों? लेकिन वो स्टार्ट से रहा ना, कोल्ड वॉर चला, खत्म हो गया ना, उसको छोड़ दो। तब तो फिर जापान से भी लड़ता है अमेरिका, जिसमें एटम बम मारा। एक्चुअली कोल्ड वॉर तो इन्होंने सिर्फ ऑन पेपर खत्म किया। आप रशिया को मैं देख रहा था, रशिया तो फोर्स किया गया ना वॉर में। रशिया में जार थे, रशिया को तो इन्होंने फोर्स किया गया, उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके बाद में रशिया को कम्युनिज्म में जाते हुए देख के, देखो बेसिकली अमेरिका गोज विद द कैपिटलिस्ट माइंडसेट। अमेरिका में कैपिटलिस्ट माइंडसेट, डेमोक्रेटिक माइंडसेट बोलते हैं, पब्लिक पॉपुलैरिटी है, प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं इसको। और चूंकि रशिया और चाइना में हम बोलते हैं कम्युनिज्म थॉट्स है ना, कि कम्युनिज्म बोलते हैं सब लोग एक जैसे हैं, गलत नहीं है, बट गॉड हैज नॉट क्रिएटेड एवरीबॉडी ये लाइक। अभी 4 लोग हम बैठे हैं, आप मेरे जैसे नहीं हो, राजा भाई मेरे जैसे नहीं, मैं राजा भाई जैसे नहीं हूँ। हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस के साथ दूसरे को एक्सेप्ट करना है, और यही है इकोलॉजी का बैलेंस। ऐसी होता है, फूड चेन में शेर शिकार करता है। अब लकड़ बगे को आप बोलोगे नहीं यार तेरा भी राइट सेम होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के टाइम की बात है, 1989 की। लेकिन अगर हम नहीं, डिसइंटीग्रेट इसलिए कराया गया ना ऑन दिस प्रोसेस। यूएसएसआर तो चाइना की तरह, चाइना भी तो डिस्टर्ब हो सकता है। जो आपका पॉइंट ये है कि वो सारे इक्वल नहीं है एक्चुअली में, तो वो समझ गए कि ठीक है हमको सोशलिस्ट रहना है, लेकिन सब इक्वल नहीं है। किसी कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, हमें किसी को डिप्राइव नहीं, डॉक्टर बनेगा, हमें किसी का राइट। जैसे मैंने तभी लाइन की एग्जाम, भारत को क्यों लाइन में बोलता हूँ, भारत क्या करता है, भूख मिटाने के लिए लाइन शिकार करता है। वो इकोलॉजी का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करता, फूड स्टोर नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता है कि वो रेबीज करा देगा 10 बंदों को काट के, खाएगा नहीं फूड के लिए। वो अपना शिकार करता है, एक फूड खाता है, पूरे बाकी सारे डियर वहाँ घूमते रहते हैं, अटैक भी नहीं करता, और उसकी पूरी फैमिली भी नहीं करती। वैन दे आर, वो लाइफ को सेव करने के खाते हैं। लेकिन एक मेंटेलिटी होती है खाना नहीं है, बाइट करना है। उनको फिर शेर से डर होता है, लकड़ बगे घूमते हैं ना, वो बाइट करते रहे भी तो जानवर खराब हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जहाँ लाइन हो, टाइगर हो, फरेशियस एनिमल हो, वहाँ पे लकड़ बगे नहीं आते। लेकिन शेर क्या करता है, खाता है फिर छोड़ देता है, उसमें बैक्टीरिया भी खाते हैं, उसमें पूरी फूड चेन डेवलप हो जाती है ना। यही काम होता है पावरफुल आदमी का। तो जब हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा बोलेगा नहीं जी मैंने अभी स्टोरिंग करनी है, मेरी ही वेल्थ चले, मेरा ही डॉलर सेंट्रलाइज करे, तो इसका मतलब वो कोई एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ चुका है, जो एक माइंडसेट था। टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर आज टेक्नोलॉजी होती तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या ब्रिटेन जो है वो इतनी कॉलोनीज बना पाता? नहीं बना पाता। रिबेल हो जाते लोग, देखते अच्छा ऐसा होता है। तब अखबारें आई तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला ने उधर से इंस्पिरेशन ले ली। आज तो आप मोबाइल में धड़ाधड़ देखो क्या हो रहा है ना। तो मेरा ये कहना है कि अब हमें तैयार होना पड़ेगा फेथ की डिवीजन से ऊपर उठ के, अब मैं जाना पड़ेगा अट्रैक्शन की तरफ। बिल्कुल, मैं भाई उसी पॉइंट पे था। मैं क्या कह रहा था कि अब देखिए, अमेरिका ने बहुत डिफरेंस बना के रखा था पाकिस्तान के साथ पिछले 5-6 साल से। अमेरिका उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं था। बिन लादेन के पकड़े जब मारे जाने के बाद भी वो रहा सपोर्ट पाकिस्तान को, लेकिन अल्टीमेटली 2017-18 के बाद वो सपोर्ट खत्म होने लग गया। लेकिन अब देखिए अचानक बोनहोमी क्यों आई? अचानक बोनहोमी इसलिए आई क्योंकि ट्रंप ने रशिया के साथ इग्नाइट की चीज़ को, और इंडिया को बैलेंस करने के लिए कि इंडिया उसका तेल खरीद रहा है या इंडिया उसके साथ बिजनेस ट्रेड कर रहा है, अपने हितों की रक्षा कर रहा है, उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। बेसिकली कहने का मतलब और अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर लेते हैं। देखो हुआ क्या, आम आदमी की भाषा में समझाते हैं ना, हमें भी वैसे ही समझ आती है। हुआ क्या
यूक्रेन को एज ए रिसोर्स मानो फॉर यूरोप। यूक्रेन में बहुत से नेचुरल ऑकरिंग मिनरल्स हैं और यूक्रेन के थ्रू रशिया का सारा सप्लाई जो यूरोप को जाता है, पाइपलाइंस है सारी। रशिया को कंट्रोल करने से पहले उन्होंने कहा हम यूक्रेन के थ्रू एंटर करते हैं और फिर रशिया को जोड़ा थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस में रखेंगे। ये किसने सोचा? यूरोपियंस ने सोचा विद अमेरिकन माइंडसेट है ना, गेम खेलनी है, चेस खेलनी है, कुछ खेलना है, चलो खेल लें, क्योंकि सब कुछ है। अब जैसे उन्होंने उसका इंटरेक्शन किया, रशिया ने कहा मैं तुम्हारे वहां नहीं आ रहा हूँ। हाँ, तुम मेरे इधर क्यों? और रशिया की क्वालिटी देखो क्या है। राजा भाई आप भी इंटरेस्ट में देखेंगे, मैं कल स्टडी कर रहा था, पूरे यूरोप में मैंने स्टडी कर लिया। रशिया में जीडीपी टू डेबिट रेशो जो है ना 16% है, उधारी नहीं है। लीस्ट मैं देख रहा था रशिया पे, चाइना में भी है 60-70% 60%, 55-60% सब कंट्रियों में उधार लेके काम चल रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अमेरिका तो 132% पे है, इटली 132 पे है। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट करती हैं वो उनके पास अपने घर चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, वो -32% पे चल रही हैं। तो वहां से मुझे समझ में आया कि रशिया ने अपने आप को आइसोलेट रखा है, तो ये प्रवोक कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। और वो अपनी चॉइस से चल रहा है, उसको सैंक्शनों का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो खुद की इकोनॉमी स्टेबल करके चल रहा है। और उसका रीजन क्या है? बेसिक नेचर, कि जितनी कॉलोनीज ब्रिटेन ने और यूरोपियन ने बनाई, पुर्तगालीज उधर से आए और तो कहीं से नहीं आए। इटली भी तो इसी माइंडसेट का है, ठीक है ना। तो जो माइंडसेट है ना कि हम लोगों ने किसी और का शेयर लेके अपने आप को फ्लोरिश करना है, ये माइंडसेट अब जाएगा और वो इसी तरीके से जाएगा। मैं चाहता हूं वॉर से ना जाए, वो कोलैबोरेशन से चला जाए, वो रियलिज्म के साथ चला जाए कि भाई साहब आपकी अब जो डोमिनेशन थी ना वो अपनी कंट्री तक रहेगी। ग्लोबली आपका रेलेवेंस इंट्रैक्शन है, मान सम्मान का है, डोमिनेशन का नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन का नहीं है। तो यूएई भी अपने आप को डेवलप कर रहा है, पेट्रोल बेच के अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, टूरिज्म बढ़ा रहा है। तो मैं ये कहने का मतलब है, अब जैसे सोलर पावर की जनरेशन हो गई, अगर ये नहीं होती, आज भी हम डीजल से बिजली बना रहे होते, तो यूएई कैसे इंडिपेंडेंट होता? आज यूएई क्यों इंडिपेंडेंट हो पा रहा है एनर्जी सोर्स उसका? बिकॉज सोलर एनर्जी आई। रोक नहीं ना सके, टेक्नोलॉजी की इंटरेक्शन हुई। बना कौन रहा है? अमेरिकन कंपनीज, इंडियन कंपनीज, उधर की कंपनीज। तो आज लेकिन वो इंडिपेंडेंट होती जा रही है ना। सोलर ग्रिड पूरे वर्ल्ड को देने के लिए हम लद्दाख में देख रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रिड बना रहे हैं ना उस एरिया में। अब ये ग्रोथ को रोकने के लिए अगर कोई मिस एडवेंचर किया जाता है बाय अ कंट्री विच इज पावरफुल नाउ, तो गलत है ना। तो रशिया के साथ इंटरेक्शन हुई जब यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका की सपोर्ट लेके कहा कि हम इसके बॉर्डर पे पहुंचेंगे। तो क्योंकि उम्र कितनी है इनकी, 70-80 साल की है, ये भी वर्ल्ड वार 2 की इनकी मेमोरीज उधर की उधर है। जैसे जनरेशन आएगी ना जो 80s की बॉर्न है, वो इस तरीके से बिहेव नहीं करेगी, उनका माइंडसेट बदलेगा। एक चीज बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है इधर। अब तो पाकिस्तान को एंगेज इसलिए नहीं किया गया कि इंडिया को चेक करना था, पाकिस्तान को एंगेज इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया खाली तेल नहीं खरीद रहा था, मॉरल सपोर्ट भी थी। हाँ, काफी कुछ हो रहा था, मॉरल सपोर्ट भी थी, और दूसरी बात कमिटमेंट थी। नहीं, मॉरल सपोर्ट थी, कमिटमेंट थी। इंडिया अमेरिका की बात नहीं मान रहा था। नहीं, इंडिया कह रहा था मुझे तेरे में इंटरफेयर ही नहीं करना है, मैं जहां मर्जी से तेल लूं, मेरी मर्जी है भाई, मैं तो यू कैन नॉट डोमिनेट मी कि मैं अपने लोगों को तेरा महंगा तेल बेचूं और मैं अपनी ग्रोथ नहीं करूं। तो इंडिया ने कहा ठीक है यार, मैं अपनी ग्रोथ करूंगा, लेकिन मैं तेरे को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि ग्लोब हैव श्रिंक्ड। आज इटली में क्या हो रहा है, मिलोनी में हम कैसे बैठे हैं, रशियन प्रेसिडेंट कैसे खड़ा था, वो एक सेकंड के फ्रैक्शन में 800 करोड़ लोगों को पता लग जाता है। हमें उन 800 करोड़ लोगों को डिप्राइव नहीं रखना है, भारत नहीं रखना चाहता है, ना चाइना रख रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चाइना भी अपने आप को ओपन अप कर रहा है, रशिया ऑलरेडी कर चुका है, नहीं तो रशिया में तो इंग्लिश दिखती नहीं थी। ब्रिटेन स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन, अगर यूक्रेन और इसकी वॉर में, रशिया की वॉर में ब्रिटेन भी होता, उसकी इकोनॉमी की क्या हालत होती? सबसे ज़्यादा पोजीशन उसी की खराब होती। आज वो न्यूट्रल खड़ा है, कहीं ना कहीं भारत के जैसे। मुझे ब्रिटेन का कोई स्टैंड ओपनली दिखा नहीं यूक्रेन और रशिया की वॉर में। सपोर्ट अमेरिका के साथ है, वो सपोर्ट करने पैसे दे रहे हैं, बट अमेरिका के थ्रू, सामान दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की वजह से नहीं। तभी रशिया ने बोला था ना मैं मिसाइल उधर भी मार सकता हूं, लेकिन दे आर प्लेइंग स्मार्ट। एग्जिट उन्होंने गेट खुला रखा हुआ अपना। हाँ, वो है ही नहीं, वो पार्ट नहीं ना उसका, उस यूनियन का पार्ट तो नहीं ना, ब्रेक्जिट को गया। देखिए ये जो सारे मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अब हमें आगे देखना है। जैसे इंडिया ने फॉरवर्ड मोर्चा खोला
कि भाई हम मान लेंगे चाइना, तो हमारे से बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व कर, बिकॉज हम दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं इसमें रशिया का भी रोल है कि रशिया की जो स्टेबिलिटी है इतने सैंक्शंस के बाद भी, वो एक बड़ी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रह चुका है रशिया में भी। रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी रोबस्ट है, और चाइना और इंडिया उसके साथ अपने आप को लाइन करके बहुत कुछ अपने लिए आज भी कर सकते हैं, खास तौर पे डिफेंस में। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही होना है तो उस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया, चाइना, इंडिया मिलके बहुत बड़ा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इवन न्यूक्लियर थ्रेट भी है ना, ये तीनों कंट्रीज इकट्ठी होकर ना पूरे ग्लोब को बचा सकती हैं। मैं बिल्कुल उसी पे आना चाह रहा था। मेरा ये मानना है, देखिए ये जो अंग्रेज़ हैं या काकेशियन इनको बोला जाता है, ये लोग रूल कर रहे हैं एक तरीके से काफ़ी बड़े एरिया में विश्व के। करीबन करीबन 12,000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इनके पास, इन देशों के पास। चाइना के पास 600-800 है, इंडिया के पास 200 है, पाकिस्तान के पास 200 है, ऐसे ऐसे करके। मुझे तो लगता है कि इतनी समझदारी भरी बातें करते हैं, ट्रंप करता है या पुतिन भी अपने हिसाब से समझदारी भरी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइम बिल्कुल अपॉर्चून टाइम है। और ये तो एक बेसिक समझदारी है कि आप इन वॉरहेड्स को डिसमेंटल कब करेंगे। मैं बताऊंगा आपने किस लिए रखे हैं? आई कैन टेल आपने यू, किस लिए रखे हैं? मैं बताता हूँ कब करेंगे, जब ऐसी चर्चा जैसे हमने की, ये स्ट्रीट टॉक्स होंगी। लेकिन कितना रिस्क है आप समझिए ना। मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रीट टॉक्स होंगी, और जनता जो है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो प्रेशराइज करेगी किसको। अभी वो क्या करती है, आसिफ मुनीर मार इंडिया पे गोला, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको एजुकेट किया जाए कि भाई जी, हम लोगों को वॉर नहीं करनी है, हमें वॉर की तरफ नहीं जाना है, हमें फूड प्रोटेक्शन और आइडेंटिटी को अपनी इस्टेब्लिश करनी है। हमारी सभ्यता भारतीय है, किसी की यूरोपियन है, किसी की सऊदी है, किसी की रशियन है। हमें अपने अपने कल्चर में रहना है, अपने अपने कल्चर के साथ में साथ वाले का कल्चर भी समझना है और एक्सप्लोर करना है। जैसे हम खाना खाने जाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, घर आके रोटी खाते हैं, नॉर्मल जो खाते हैं। वो लोग घर में पिज़्ज़ा खाते हैं, इधर आके वो कहते हैं देसी परोठा खिलाओ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिज्म। इस तरफ जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे ना। तो मैंने जैसे कहा कि यूरोपियन मॉडल बना यूनियन का, अमेरिका बड़ा ज़्यादा खुश नहीं हुआ होगा ना उससे, पार्ट बन गया उसका फटाफट, जबकि अमेरिका के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। यूरोपियन का पार्ट किसको बनना चाहिए था, अगर मैं समुद्र के हिसाब से चलूँ, एशिया को, यूएई को, इधर आना चाहिए था ना उसको। इधर उसने क्या रखा है, अपना एक निब बना के रखी है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इजराइल, की पॉइंट्स रखे ना दोनों, और दोनों को वो कहता है कि मेरे से जितना मर्जी हथियार लो, कॉन्फ्लिक्ट बना के रखो। पाकिस्तान डिस्टर्ब करके रखे इधर, और पाकिस्तान कब डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे इंडिया इकोनॉमिकली स्टेबल हुआ, इंडिया ने बोला अमेरिका साहब सॉरी मैं वही करूंगा। इमरान खान भी कोशिश कर रहा था कि मैं पाकिस्तान को स्टेबलाइज करूं, लेकिन वो जेल में चला गया। तो जो अमेरिका ये हरकतें करता है ना, अमेरिकन के थिंकर्स, इनको रिव्यू करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अगर चाइना, इंडिया और रशिया माइंड बना लेंगे ना, तो इनकी एजेंसियों को यह भी नहीं पता लगेगा कि इनके हेडक्वार्टर कैसे गायब हुए। तो रशिया, इंडिया और चाइना का क्लोज आना एक नेचुरल इवेंट मुझे लग रहा है, और अननेचुरल फोर्सेज इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि अगर कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज़्यादा अमेरिका भेज रहा है ना, तो वर्ल्ड को डिस्टर्बेंस की तरफ अमेरिका लेकर जा सकता है, अगर अमेरिका के अंदर वो ताकतें डोमिनेट कर रही हैं जो ताकतें एक्सप्लॉयटेशन को बिलीव करती हैं, जिसको ये डीप स्टेट बोलते हैं। तो इनको भी काउंटर करने के लिए भारत को भी अपनी डीप स्टेट स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी डीप स्टेट क्या होती है, ब्लफ को तोड़ दो। तो हमें चाइना में, रशिया में, लोगों के बीच में, यूएई के बीच में, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यूरोप के बीच में, लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस की जगह पे ये चीज़ें बचानी पड़ेंगी कि हु इज़ अवर रियल एनिमी। अवर रियल एनिमी इज़ नॉट सिटिंग इन अमेरिका, अवर रियल एनिमी इज़ इन अवर सेल्स, कि हम एक दूसरे से दूर हैं, हम एक दूसरे के साथ फाइट करके खुश हो रहे हैं, हम एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके खुश हो रहे हैं। जबकि अगर हम लोग डिपेंडेंसी देखें, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास पेट्रोल है, किसी के पास कंज्यूमर है, किसी के पास रोड है, किसी के पास माइंड है, और सब लोगों को चाहिए क्या, हैप्पीनेस एट एंड ऑफ द डे में। और एक ऐसा डिसीजन कि अब फेथ पे हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी है, और ये डिबेट जैसे शुरू होगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। फेथ तो बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन मैं फिर उसी चीज़ पे आना चाहूँगा। देखिए, सोचने में ये बात कैसी लगती है कि सिर्फ कुछ बटन दबने से, सिर्फ 15-20 बटन दबने से जो इधर सब कुछ है ये रहेगा ही नहीं। तभी पहले कहा ना, खेल जब फेथ पे हम खत्म हो गए, लड़ाइयाँ नहीं होनी है, तो हमने न्यूक्लियर वार क्या करनी है। देखिए, लेकिन
न्यूक्लियर जो है ना, देखिए ये अपने आप को इसको खत्म करना ये है। अपने आप को समझदार बोलते बड़े, इनको अभी बहुत हाई ये टाइम सारा फ्यूल जो है ना बिजली बुजली बनाने में खत्म कर दो। नहीं, हाई टाइम है कि इनको बैठना चाहिए और मैकेनिज्म कोई बनाना चाहिए कि कैसे हम जितने भी सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इनको खत्म करें और कोई नई टेक्नोलॉजी दोबारा से न्यूक्लियर ना बना पाए। उसके लिए क्या हम करेंगे, ये काम बिल्कुल मेरे को लगता है बहुत देर होते जा रही है। मैं कह रहा हूँ पूरी की भी वॉर के ऊपर क्या हमें लड़ना नहीं है, जो भी डिस्कशन डिबेट होगी हमने वो डिस्कशन से ही खत्म करनी है, लेकिन डिस्कशन जो वॉर चाहिए ना, लेकिन देखिए अब तो वॉर को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा ना, आपको एक चॉइस नहीं देनी है, आपको इंटरेक्शन करनी है। देखिए जब भी हम सड़क पे स्ट्रीट फाइट देखते हैं, गाड़ी लगी, गुस्सा चढ़ा, मुक्का मारा, मुक्का बढ़ गया, लेकिन जैसे डिबेट शुरू हुई अब नहीं मुक्का बचता, कोई आ जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई ले जाता है। वो जो एक सेकंड का फ्लिप है ना, वो कैसे अवॉइड किया जाए, उसके सारे रीज़न अवॉइड करने हैं। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है आइसोलेशन, कि चाइना को माल बेचने के लिए वो समुद्र का चकना मार मरता है, भारत को टेक्नोलॉजी लेने के लिए वो टैक्सेस देने पड़ते हैं, पाकिस्तान को इंडिया और चाइना से लेने में तकलीफ है, 15 किलोमीटर यहाँ से तो पाकिस्तान आ जाता है, तो इधर से ले लेना यार, तू टेररिज्म को छोड़, अंदर के डिफरेंसेस करना छोड़, इस्लामोफोबिया फैलाना छोड़, ठीक है ना, तो यहाँ से ले ले, हम तेरे से यहाँ से ले लेंगे ना, हमें दिल्ली दूर पड़ता है ना, जो यहाँ पे हमें सस्ती चीज़ मिलती है पाकिस्तान से कितना पैसा पास पड़ेगा ना, तो इकोनॉमी मिलेगी ना उसको। तो इकोनॉमिकल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन करने की तरफ अगर हमने जाना है, सबसे पहले की हुई गलतियों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देखिए पाकिस्तान का भी ये हिसाब है ना कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है आर्मी, वो रूल करती है और वो घुसती है फिलॉसफी ऑफ अमेरिका के थ्रू। बिल्कुल, वो तो सबसे पहले हमें अमेरिका को रोकना पड़ेगा ना, जो हमने रोका, पुतिन ने भी रोका, चाइना के साथ ऑलरेडी रुका हुआ है, और इंडिया ने भी उसको रोका। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि यार माय पोजीशन इज नॉट वेरी स्ट्रांग, और मुझे अल्टीमेटली फिर क्या करना पड़ेगा, वॉर की तरफ जाना पड़ेगा, और वॉर पे जाना भी अमेरिका इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ा, और जेलेंस्की को, जिसको वो पंप कर रहा था, उसको भी समझना पड़ा यार मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी डेड हो चुकी है, हम अपने लोगों से टैक्स ले लेके उधार ले लेके चल रहे हैं, रशिया से क्या ही लड़ेंगे, तो रशिया किसी की किस्म की उधार पे आई नहीं है। बिल्कुल, और रशिया के पार्टनर्स भी आ चुके हैं जो उससे पेट्रोल भी खरीद रहे हैं, रिसोर्सेज भी खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हैं, उसके कोई भी खरीद रहे हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड की? तो आज की जो हमने चर्चा की राजा भैया और अजीबी साहब ने ये चर्चा की कि जो फ्यूचर है उसी तरफ हम जा रहे हैं, वो है कोलैबोरेशंस का, इंटरेक्शंस का, और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फैलाने का, और जो हमारा दुश्मन नहीं है उसको दोस्त बोलने का। और हमारा दोस्त कौन है? जिसने हमें नुकसान नहीं दिया। रशिया वॉज ऑलवेज ए फ्रेंड। चाइना ने भी हमें आज से अशोका के टाइम से, चाणक्य के टाइम से, चाइना और भारत की जो लोग थे वो आपस में इकट्ठे पढ़ते थे, नालंदा में आगे पढ़ते थे, यहाँ से वो नॉलेज लेके जाते थे, यहाँ से रिलीजन ट्रैवल करके वहाँ पहुँचा। बुद्धिस्ट का जो मेन मोनेस्ट्रीज हैं वो इंडिया में है ना नहीं? तो इसी तरह हम लोगों को फेथ को साइड पे रख के जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स हैं उनके ऊपर बात करके आगे बढ़ना है। वो तभी होगा जब डेटरेंस भी साथ में होगी। आज भारत में डेटरेंस है, बढ़ेगी भी, लेकिन डेटरेंस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल इज टू हैव मोर इंटरेक्शंस, टू हैव रोड कनेक्टिविटीज, टू हैव इंटरेक्शन ऑफ द एसेंशियल गुड्स। कितना अच्छा जेस्चर चाहता है। अगर सपोज करो कोई कंट्री आती है हमारे रोड में जिसके पास अनाज नहीं है लेकिन और कुछ है, तो हम उसको अनाज यहाँ टैक्स फ्री दे दे, विद सब्सिडी दे दे, और जो उसके पास सरप्लस है हमारे पास नहीं है हम उससे ले लें और हमें वो टैक्स फ्री दे। तो सारी पॉपुलेशन अमीर हुई, सारे लोग एक जैसा खाना खा पाए, और फिर जो जितना काबिल है उतनी वो आगे बढ़ेगा। ये जो एक्सप्लॉइटेशन बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये ठीक नहीं है। और जो अमेरिका ने की है, अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्रिटेन ने की है, ब्रिटेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अमेरिका ब्रिटेन के लोगों से, उन थिंकरों से सीख के यूरोप ने करने की कोशिश की, जो अभी तक अगर मैं क्रेडिट दूं यूएई ने नहीं की है। यूएई ने अपने पेट्रोलियम को लेके एक्सप्लॉइटेशन नहीं की है, नहीं तो यूएई भी पेट्रोलियम को लेकर एक्सप्लॉइटेशन कर सकता था। उसका कारण क्या था? उनके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिससे वो एक्सट्रैक्शन कर सके। लेकिन आज है, इससे पहले कि वो भी ग्लोबली करे, और उसको डाउन प्ले करने के लिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक नया शगुफा छोड़ा गया बाय अमेरिकन्स, फिर मैं बोलूँगा अमेरिकन्स को एज ए क्लब नहीं करना चाहता, बाय दोज हु प्लान। क्या यूएई को कैसे रोकना? भैया हम गाड़ियाँ खत्म कर देंगे 20 सालों में। यूएई डर गया, ये गाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, मेरा पेट्रोल को यूज़ करेगा। लेकिन जो स्टडीज़ हैं वो सारी किसने कंडक्ट की हुई हैं? इन्हीं यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए लोगों ने, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट को बना के रखते हैं
फिर सॉल्व करते हैं। तो आज की हमारी डिस्कशन ये है कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आम लोग ख़त्म कर दें। हम जैसे आप जैसे लोग नहीं ख़त्म कर पाएंगे, हम बड़े छोटी पॉपुलेशन है, हम ही नहीं है। लेकिन अगर आम लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएं कि हमने वोट किसको डालना है, अपनी चाइना में किसको चुनना है, रशिया में किसको चुनना है, भारत में किसको चुनना है, जैसे प्रेसिडेंट चुना है, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी ठीक लोगों को चुना जाए, और जितने ये हमारे एरियाज अगर इधर ठीक लोग चुन के आते हैं, बांग्लादेश में ठीक लोग चुन के आए जो अपने पड़ोसी के साथ क्लियर होकर चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड कर रहा है बाय एग्रेशन, पाकिस्तान पे एग्रेशन कर नहीं रहा। इंडिया ने एक भी वॉर नहीं की है जिसमें पीओजे के क्लेम किया अभी तक। अब करे तो कह नहीं सकते, अब करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने 4 बार गलती कर दी है। हमारा एरिया हमने तेरे को दिया था एज ए पॉलिसी, हमने कहा हम ले लेंगे। 91 में हमने नरसिम्हा राव की सरकार में भी 94 में कहा ले लेंगे, लेकिन हमने अवॉइड किया कि शायद कोलैबोरेशन से कभी ना कभी हम कोई ना कोई कॉमन फैक्टर निकालें और इस चीज़ के ऊपर डिबेट की डिस्कशन खत्म करें। लेकिन पाकिस्तान ने रिपीटेडली एग्रेशन किया, और सबसे बड़ी बात 30 साल ऑफ टेररिज्म दिया हमें इनोसेंट लोगों को। इसका जवाब अब पाकिस्तान की तरफ बनता है कि इंडिया ऑन ग्राउंड फुट पे चला जाए और पाकिस्तान से अग्रेसिवली वापस ले और फिर नेगोशिएशन करे, बता क्या करना है, पीस चाहिए या लड़ना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है इंटर टेरिटरी के स्क्रैपिंग होने की वजह से। अगर आगे बढ़ना है तो यह है कोलैबोरेशन, लेकिन कोलैबोरेशन के पहले लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया मुझे लग रहा है अब इधर से वापस आके कन्फ्लिक्ट में शायद ना जाए, तभी हम इसको पुश कर रहे हैं। तो आज की हमारी डिस्कशन है, थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो थॉट्स आते हैं वो लोगों तक पहुँचे और हम एक ऐसे वर्ल्ड को देखें जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स एक हिस्ट्री के चैप्टर की तरह पढ़ाए जाएं और ना वो प्रेजेंट में हो ना कभी फ्यूचर में आए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स ने ह्यूमैनिटी को सबसे बड़ा लॉस दिया है। जय माता दी। जय माता।